द्रोण एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर को पढ़ेंगे, जो है जीवों में जनन। इसके कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। उत्तर है इसका, जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु, वैता व जीवनता के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई जीव जन्म लेता है और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, उसके लिए नए जीव का जन्म लेना अति आवश्यक है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है, अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। उत्तर, प्राय लैंगिक जनन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है, जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि आनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है, अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। संतति को क्लोन क्यों कहा गया है, किसको, अलैंगिक जनन द्वारा। तो अकारकीय व आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व अकारकीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों। क्या यह कथन हर समय सही होता है। यह संतति का मतलब है संतान से है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती हैं। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतान का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। यह कथन सदैव सही नहीं होता है। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे अगर माता पिता या फिर उनके माता पिता में कोई भी रोग है, जो दादा दादी के द्वारा उनके बच्चों में और उनके द्वारा उनके बच्चों में स्थानांतरित हो रहा है, तो ये नुकसान भी पहुंचाता है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतान लैंगिक जनन द्वारा बनी संतान से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है। ये जो आनुवांशिक और संरचनात्मक रूप से जनक के समान तो होती है, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? उत्तर है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य अंतर देख लेते हैं जो निम्नलिखित है। पहले हम देखेंगे अलैंगिक जनन, इसमें सिर्फ एक जनन भाग लेता है, वहीं लैंगिक जनन में इसमें 2 जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है, वहीं लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। इधर अलैंगिक जनन यह जनक की कायिक कोशिका में होता है और अलैंगिक जनन जनक की जनन कोशिका में होता है। अलैंगिक जनन समसूत्री विभाजन होता है, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, वहीं और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। लैंगिक जनन सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है, वहीं लैंगिक जनन जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। अलैंगिक जनन इसके द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, वहीं लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होती है। जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है, वहीं लैंगिक जनन यह जनक इकाई युग्मक होता है। और वहीं अलैंगिक जनन इस प्रकार का जनन निम्न अकशेरुकी व निम्न कॉन्डेंट में पाया जाता है और लैंगिक जनन उच्च पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। कायिक जनन अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, अतः इसमें एक ही जनक भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक व आकारिकी में अपने जनक के समान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। नेक्स्ट प्रश्न, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। कायिक प्रवर्धन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के 2 उदाहरण निम्न हैं। पहला, अजूबा के पौधे में पत्तियों के किनारों से पादपकाय उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। दूसरा है, आलू के कंद में उपस्थित पर्वसंधियाँ कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्वसंधियों में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कली को नए पौधे को जन्म देती है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, व्याख्या कीजिए किशोर चरण, दूसरा प्रजनक चरण और तीसरा जीवनता चरण या जीवावस्था। पहला है किशोर चरण। सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है प्रजनक चरण, रिप्रोडक्टिव फेज। किशोरावस्था अथवा कायिक प्रावस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधों में फ्लावरिंग यानी पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। प्राणियों में भी इनके शारीरिक एवं आकारिकीय परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। नेक्स्ट है जीवनता चरण या जीवावस्था। यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीवनता चरण या जीवावस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। इस चरण में उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती हैं। ऊतकों का क्षय होने लगता है, ऊतकों का नुकसान होने लगता है, टूटने लगती हैं। क्षय का मतलब होता है टूटने लगती हैं। तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है क्यों? उत्तर, लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं रहते हैं। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं जो जैव विकास में सहायक होती हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं। व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित यानी अंतर्बद्ध होते हैं। का उत्तर है, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन तथा अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। इनका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जंतुओं में होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं।
युग्मक जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्माणु बनाता है। द्विगुणित युग्माणुओं से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा नए जीव का विकास होता है।